हेलो। टीम एसआरजी की तरफ से मैं हूं राजकुमार तिवारी। आप सभी आदरणीय शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार तथा बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मित्रों, आप सब कैसे हैं? निश्चित रूप से अच्छे होंगे क्योंकि विद्यालय बंद हैं और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना अर्थात कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए आप सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे और आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और ऐसा हो यही ईश्वर से कामना भी है। आज टीम एसआरजी सुल्तानपुर द्वारा ई पाठशाला सुल्तानपुर के अंतर्गत प्रस्तुत है आओ समझें विज्ञान कक्षा 7 की इकाई 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन के क्षेत्र जिनकी हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला है यातायात के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा जनसंचार के क्षेत्र में, चौथा मनोरंजन के क्षेत्र में, पांचवा उद्योग के क्षेत्र में और छठा कृषि के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? पहले यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव को रेलगाड़ी, हवाई जहाज और समुद्री जहाज दिया। भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ी से यात्रा एवं सामान की ढुलाई आसान हो गई। पेट्रोल से चलने वाले इंजन हल्के और शक्तिशाली होते हैं। उनके प्रयोग से हवाई जहाज का निर्माण होने लगा, जो कि यातायात का सबसे तेज साधन है। सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर लंबी दूरी कम समय में तय करने लगे। समुद्री जहाज से समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोना आसान हो गया। दूसरा क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। पहले वैद्य नाड़ी देखकर, जीभ और आँखों का निरीक्षण करके रोगों की पहचान करते थे और जड़ी बूटियों से लोगों की चिकित्सा की जाती थी। देसी पद्धतियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव को रोगों की जांच तथा चिकित्सा हेतु विभिन्न उपकरण एवं शल्य क्रिया के आधुनिक उपकरण मिले तथा गंभीर संक्रामक महामारियों की रोकथाम हेतु वैक्सीन अर्थात टीकों का विकास हो गया। खून, पेशाब, मल आदि की जांच की सुविधा मिली। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से शरीर के भीतर के भागों अर्थात आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच संभव हुई। स्कैनर से मस्तिष्क की जांच होने लगी। एंडोस्कोप से शरीर के अंदर के भागों की जांच संभव हो गई। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है जनसंचार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। पहले सूचनाएं भेजने हेतु
पत्र, डाक सेवा तथा कबूतर आदि का सहारा लिया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जैसे जैसे होता गया, उसने संचार के क्षेत्र में अनेक आविष्कार किए, जिनसे क्षण भर में ही द्रुत गति से एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान तक भेजना अत्यंत ही सरल हो गया। फैक्स और ईमेल तथा स्मार्टफोन एवं इंटरनेट से संदेशों का आदान प्रदान आसानी और जल्दी जल्दी होने लगा। टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रयोग प्रचलित हुआ। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, टेलीफोन में एक व्यक्ति दूर बैठे दूसरे से बात करता है। टेलीकॉन्फ्रेंस में एक साथ कई लोग बात कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमें न केवल टेलीफोन और टेलीकॉन्फ्रेंस के जैसे आवाज़ ही सुनाई देती है, अपितु हमें चित्र भी दिखाई देते हैं जिससे बात हो रही है, वे लोग क्या कर रहे हैं उनका चित्र भी दिखता है, वीडियो भी आता है। अब हम आते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों की चर्चा पर। मनोरंजन के लिए पहले घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक, क्षेत्रीय संगीत आदि साधन हुआ करते थे, किंतु अब मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, टीवी, रेडियो, मूवी आदि आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन हो गए हैं। इनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ होता गया। अब देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। फैक्ट्रियां एवं कारखाने राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्टील के कारखाने खोले गए। आधुनिक मशीनों का निर्माण कारखानों में होने लगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो अर्थात वाटर, पानी, इलेक्ट्रिक बिजली, पावर शक्ति स्टेशन जहाँ पर ये बनते हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार में जल शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली का निर्माण होने लगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, थर्मल अर्थात ऊष्मा, पावर अर्थात शक्ति। नेशनल थर्मल पावर स्टेशन को शॉर्ट में एनटीपीसी कहते हैं। इसमें कोयले से विद्युत का निर्माण होने लगा। कोयला जलाकर गर्मी ऊष्मा पैदा की जाती थी, इसलिए इसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है। एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसमें हम परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक ऊर्जा या न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ट्राम्बे, नरौरा, राणा सागर, कल्पक्कम में नाभिकीय ऊर्जा से बिजली का निर्माण होने लगा। और अगला क्षेत्र है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र। तो देखते हैं कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। पहले सिंचाई के लिए ढेकुली और राहट का प्रयोग होता था और खेतों की जुताई के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। इससे उपजाऊ जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी खाद्यान्न संकट था, खाद्यान्न का उत्पादन कम होता था। किंतु आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम आधुनिक कृषि यंत्रों का कृषि में प्रयोग करें। अब आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल, पंप सेट और ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। शोधित, उन्नतशील, रोग प्रतिरोधक बीज बोए जा रहे हैं जिनसे उपज अच्छी मिल रही है। रासायनिक उर्वरक के रूप में यूरिया, सुपरफास्फेट आदि का प्रयोग किया जाता है।
इससे अपने देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ गई और इसे ही हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। यदि यह प्रश्न आता है कि हरित क्रांति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रांतियाँ और वे किस प्रकार के उत्पादन से संबंधित हैं, हम यहाँ उनका नाम आपको बताते हैं। पहली, जैसा अभी आपने देखा, हरित क्रांति है, ये फसल उत्पादन से संबंधित है। दूसरी, श्वेत क्रांति, जो दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। तीसरी है पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चौथी है भूरी क्रांति, जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और पांचवी है नीली क्रांति, जो मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में कुछ आवश्यक जानकारियाँ दी गई हैं जो बच्चों को जानना आवश्यक है। वे जानकारियाँ क्या हैं, आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। आज छोटी बड़ी सभी प्रकार की मशीनों का निर्माण हमारे देश में होने लगा है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियों और विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोप और टैंक आदि के निर्माण में हमारा देश आत्मनिर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में से है। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हो और कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, स्मार्टफोन की चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी ही कही जाएगी। आइए देखते हैं इनके बारे में। कंप्यूटर से सभी लोग परिचित हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। इनका उपयोग रेलवे आरक्षण में, आंकड़ों के रखरखाव में, बैंक संबंधी विभिन्न कार्यों में, गणना करने में तथा टाइप आदि में होता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसमें सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है जिससे संदेशों का आदान प्रदान पल भर में द्रुत गति से हो जाता है। मोबाइल या स्मार्टफोन का प्रयोग हम निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में करते हैं। सबसे बड़ा उपयोग है बात करने में, फिर संदेश या एसएमएस भेजने में, गेम खेलने में, आवाज़ रिकॉर्ड करने में और उसे प्ले करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में और उसे प्ले करने में, फ़ोटो खींचने, उसे सेव करने और देखने में। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण उपयोग और भी है स्मार्टफोन का। हम अपनी भौगोलिक स्थिति जान सकते हैं, पृथ्वी के किस भूभाग पर हम खड़े हैं ये हम जान सकते हैं। यह जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के प्रयोग से किया जाता है। बैंकिंग कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सूचना के संग्रह में इसका उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न सूचनाओं, फोटो, वीडियो को हम स्वयं निर्मित कर सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
इसे संरक्षित कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, उनको हम एडिट भी कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये आईसीटी के रूप में स्मार्टफोन के प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और शिक्षा का क्षेत्र भी अब आईसीटी से वंचित नहीं है। आईसीटी के प्रयोग से ही हम आपका यह पाठ आपको ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं और अपने स्मार्टफोन को हम आईसीटी के रूप में इंटीग्रेट करके आप तक आपका पाठ पहुंचा रहे हैं। ईंधन के रूप में आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जा रहा है। संक्रामक महामारियों जैसे चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो तथा टीबी की रोकथाम हेतु प्रतिरोधी टीकों या वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जिस प्रकार इस समय कोरोना बीमारी या कोविड-19 समूह त्राही त्राही मचाए हुए है, इसी प्रकार से ये महामारियां भी एक समय ऐसी ही त्राही त्राही मचा रखी थी। अधिक संख्या में लोग मरते थे, बड़े भूभाग पर ये फैल जाती थी। आज कोरोना की कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवा आज तक नहीं बनाई जा सकी है। इसी कारण लॉकडाउन ही एक उपाय है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, 2 मीटर की दूरी पर किसी से खड़े हों, बाहर मुंह पर मास्क लगाकर ही निकलें, किसी के संपर्क में ना आएं, हर आधे घंटे पर कम से कम 20 सेकंड के लिए हम साबुन का झाग बनाकर अपना हाथ धुलें। बच्चों, जब तक कोरोना बीमारी, महामारी जिसे कहते हैं, एपिडेमिक या इंडेमिक नाम सुन रहे होंगे आप, पैंडेमिक, इसका टीका या वैक्सीन बन नहीं जाता है और वो प्रचलन में, प्रयोग में नहीं आ जाता है, तब तक आप हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अब यदि हम विज्ञान और तकनीकी की बात कर रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में भी चर्चा आवश्यक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का हमारे देश में निर्माण और सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक का भी विकास किया जा चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया, सुविधाजनक बनाया, सरल बनाया, खुशहाल बनाया, परंतु इसके साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कुछ हानियां भी संभावित हैं। आइए हम इनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी हानियां हैं और कैसे इनसे बचा जाए। फैक्ट्रियों तथा मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ फैक्ट्रियों से सीधे नदियों में विसर्जित किए जाने से जल
प्रदूषित होता जा रहा है। उर्वरकों और कीटनाशकों का कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयोग होने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। मनोरंजन के साधनों एवं मशीनों की तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से कामगारों की संख्या कम हो रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। पेड़ पौधों के विनाश से वातावरणीय प्रदूषण तथा जंतु जातियों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है तथा अनेक जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के लिए आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को बार बार प्ले करें, बार बार चलाएं, आज करके टेक्स्ट को पढ़ें। इसके साथ में इसे जो समझाया है हमने उसको बार बार सुनें। जब पाठ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो पाठोपरांत जो प्रश्न हैं मूल्यांकन के लिए, उन्हें आप स्वयं कर लोगे। तो हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, किंतु आप विभिन्न स्रोतों से अपने पाठ के संबंध में नवीन से नवीन जानकारियाँ अर्जित करते रहें और चिंतन करते रहें। पुनः हम आप सबके कुशल क्षेम की ईश्वर से कामना करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। SRG टीम, सुल्तानपुर।